तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं कि बुलेटिन में आखिरकार क्या कुछ खास रहने वाला है। कुछ अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ खास है। एमपी एमएलए के साथ में सीएम योगी की बैठक हुई है। एक दौर की बैठक हो चुकी है, एक दौर की बैठक जारी है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत की चेतावनी है, लखनऊ में महापंचायत होगी। हल्द्वानी पहुंच चुके हैं मोहन भागवत। 3 दिन का प्रवास है और जब जब मोहन भागवत आते हैं रणनीति में तब्दीली होती है और उसके बाद बहुत सारा उलटफेर देखने को मिलता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से आने पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। 1,70,00,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ हो सकता है। इसके अलावा एक मुश्त समाधान योजना के साथ बड़े उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50% तक छूट देने की तैयारी चल रही है। दरअसल चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल एक बड़ा मसला रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छूट और माफी जैसे दांव खेलकर वोटरों को खुद से जोड़ने की कवायद में है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कैसे पीछे रहते? सरकार भी विपक्ष को कोई मौका देना नहीं चाहती है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार 2 किलोवाट और उससे कम लोड वाले उपभोक्ताओं का जो बिजली का बिल है माफ करने का मन बना चुकी है। एक झटके में योगी सरकार करीबन 10 से 12 करोड़ लोगों तक अपनी सीधी पैठ बना सकती है। पैठ तो बनाना चाहती है, बनाएगी कैसे? उत्तर प्रदेश में बिजली संकट बढ़ने वाला है। कोयले की कमी के कारण प्रदेश में 8 यूनिट बंद होने की कगार में है। स्थिति ये तमाम कोशिश के बाद भी अगले 1 सप्ताह तक इससे राहत नहीं मिल सकती। खुद पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी मान रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक परेशानी बनी रहेगी बदस्तूर। अब यूनिट बंद होने से बिजली कटौती भी बढ़ गई है। इसमें सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है ग्रामीण सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल। राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का दावा, केंद्र सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी 15 से पहले नहीं होगा। अन्य स्रोतों से बिजली खरीद की जा रही है। इधर राज्य विद्युत उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण सेक्टर में 7 से 8 घंटे का पावर कट लग रहा है। कुछ बड़े महानगरों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जगहों पर बिजली की कटौती है। तो ये तो अहम बात थी सूबे के लिहाज से जन सरोकार की। दूसरी तरफ अब चुनाव भी इंपॉर्टेंट है। आगामी चुनाव को लेकर सभी दल अपनी पार्टी की पैठ बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र के विधायक और सांसदों के साथ बैठक करी। इस दौरान क्षेत्र के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है बैठक में विधानसभा चुनाव से आने पहले उम्मीदवारों से फीडबैक लेंगे और चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। ब्रज क्षेत्र की बैठक खत्म होने के बाद सीएम योगी ने कानपुर क्षेत्र की जो बैठक है वो शुरू कर दी है। यानी कि हर अंचल पर मजबूत पकड़ की कोशिश, कवायद लगातार जारी है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी किसी भी मोर्चे पर ढील नहीं देना चाहते हैं। हर अंचल की अलग अलग मीटिंग चल रही है, हर जोन के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग चल रही है, एमपी एमएलए की अलग मीटिंग चल रही है। यानी कि ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है बीजेपी में इस समय। देखिए बीजा बिल्कुल सही कह रही है कि भाजपा वो पूरा प्रयास कर रही है कि 2022 को किस तरीके से फतेह किया जाए। उसको लेकर चाहे विधायक हो या फिर सांसद हो या फिर संगठन के तमाम पदाधिकारी हो, जिलाध्यक्ष से लगा के बूथ स्तर तक लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। कल से जो ब्रज क्षेत्र की पहले बैठक हुई, कल अवध क्षेत्र की बैठक हुई थी। आज सुबह 10 बजे के बाद ब्रज क्षेत्र की बैठक स्टार्ट हुई। ब्रज क्षेत्र में जितने सांसद विधायकों के साथ बैठक हुई। अब कानपुर क्षेत्र के जितने भी सांसद और विधायक, जिलाध्यक्ष संगठन के लोग उसमें शामिल हैं। खासकर सबसे बड़ा अगर मूवमेंट देखा जाए पूजा, तो ऐसे में जो सीएम योगी आदित्यनाथ जब विधायक से किसी फीडबैक लेते हैं तो उसको क्रॉस भी चेक करते हैं।
ऐसे में संगठन का जो वहां पर पदाधिकारी ठीक बैठा है होता है। अनूप, मैं अभी आपसे एक बात ये समझना चाहूंगी कि कल जो मीटिंग हुई थी सांसदों की, विधायकों की, उस मीटिंग के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने एक बात रखी। उन्होंने कहा आपके पिता हो सकते हैं नेता, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं नेता, लेकिन अपने परिजनों को नियंत्रित रखिए और भाषा पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तो क्या आज भी योगी आदित्यनाथ का ठीक इसी तरीके का अवतार देखने को मिला है? उन्होंने क्लास लगाई है विधायकों की, एमपी एमएलएस की। देखिए ये चुनावी दौर है, ऐसे में चुनाव जो कुछ बयानों से पलट भी जाता है और बन भी जाता है। तो ऐसे में भाजपा के जो नेता हैं उन पर कहीं न कहीं जिस तरीके से चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है कि ऐसा कोई बयान जनता के बीच में ना जाए जिसका भाजपा को खामियाजा उठाना पड़े। खासकर अभी देखा आपने कि जो लखीमपुर का मामला है, ऐसे में चुनाव बहुत कम ही समय बचा है। खासकर भाजपा के जो नेता हैं या विधायक वो ऐसे बयानों पे बसते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर संगठन से कहा जाता है कि कोई अनाप शनाप बयान ना कि कोई भी विधायक या फिर नेता ना दे और उसको जमीनी हकीकत पे उसको तैयारी करे, अपने क्षेत्र में जाकर सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से पहुंचाना है। क्योंकि इस समय अगर हालात देखा जाए तो एक किसान का बड़ा तबका नाराज है, एक जो समूह है वो काफी नाराज है। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम की बात कर रहा हूँ पूजा। तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती तो है, संगठन के सामने है। इन जो नाराज लोगों को किस तरीके से मनाना है और सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे लाभ उन तक पहुंचाना है, सरकार और संगठन के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरीके से प्लानिंग है भाजपा की, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संगठन में बैठक कर रहे हैं, वो काफी चर्चा में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों के साथ 8 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। हालांकि आशीष मिश्रा को दिन में 11 बजे लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच की टीम के सामने पेश होना था, लेकिन वो 20 मिनट पहले ही पहुंच गए। आशीष स्कूटी से पुलिस लाइन पहुंचे थे। लखीमपुर खीरी में पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष मिश्रा से पूछताछ करी। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा से ये पूछताछ हुई है, अब कोर्ट में पेशी हो रही है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा का वकील भी मौजूद रहा। आशीष के वकील अवधेश कुमार ने कहा, हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच में मृतक किसानों के घर नेताओं के आने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको ये भी बता दें कि बहराइच मृतक किसान गुरविंदर सिंह के घर मटेरा थाना क्षेत्र के मोहरनिया गांव पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हरसिमरत कौर बादल पहुंची। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने मृतक किसानों के घर वालों से काफी देर तक बातचीत करी और मृतक किसान गुरविंदर सिंह के पिता को सहायता राशि भी दी है। चलिए लखीमपुर का रुख करेंगे। लखीमपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ में राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश बताएंगे कि आशीष मिश्रा को पेश किया गया, क्या बात हुई? राजेश, आशीष और क्राइम ब्रांच की पहली मुलाकात थी, क्या बात हुई? जी पूजा, बिल्कुल बताना चाहेंगे। खुनिया कांड में जो आशीष मिश्रा को लगातार 5 घंटे से भी पूछताछ चल ही रही है, अभी पेश नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट जो भी निर्णय करेंगे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना है कि उनको पुलिस। लेकिन राजेश, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि अमूमन जब आम पूछताछ होती है किसी अपराधी से, आरोपी से, अभियुक्त से, तो जो पूछताछ में क्वेश्चन पूछे गए हैं तुरंत मीडिया के सामने आने लगते हैं, क्या जवाब दिया गया वो मीडिया के सामने आने लगता है। लेकिन आशीष मिश्रा का केस थोड़ा सा अलग है, न सवाल सामने आए, जवाब की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी अभी तक कोई भी सवाल सामने नहीं आया है, न कोई जवाब सामने आया है। बंद कमरे के अंदर आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है, लेकिन जो वहां से सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि जो भी यहाँ पूछताछ चल रही है उससे SIT की टीम संतुष्ट नहीं है।
तिकोनिया कांड जो हुआ उसमें पर्याप्त सबूत भी नहीं आशीष मिश्रा दे पाए हैं। अपने साथ वो लगभग 12 पेन ड्राइव लेके आए थे, 10 एफिडेविट उनके साथ थे और जो भी पूछताछ चल रही है उसकी वीडियोग्राफी भी कंटिन्यू कराई जा रही है। ठीक है राजेश, क्या इस पूछताछ के दौरान उनकी मौजूदगी काफिले में थी, ये स्पष्ट हुआ है क्या? ये अहम सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। जी जी, अभी तक जो एसआईटी टीम पूछताछ कर रही है उसने अपना मुंह नहीं खोला है कि वहाँ पे उनकी मौजूदगी थी कि नहीं थी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजेश हमारे संवाददाता लखीमपुर से हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी जनता टीवी के तमाम दर्शकों के लिए साझा की है। उन्होंने कहा एसआईटी संतुष्ट नहीं है आशीष मिश्रा के बयान से, अब पेशी होगी, पेशी के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस पहली मुलाकात के बाद निष्कर्ष क्या निकला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में किसानों की मौत का मामला गरमा रहा है। किसान संगठनों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी मामले में आगे की रणनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग हुई है। साथ ही अजय मिश्रा को कैबिनेट से हटाने की मांग है, इस्तीफा दें। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 12 अक्टूबर को देश भर के किसान लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही किसान लखनऊ में महापंचायत करेंगे। वो दौर याद कीजिए जब दिल्ली में एक कुनबा आकर बैठ गया और दिल्ली को सील कर दिया। अब लखनऊ में महापंचायत होगी योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे। 12 तारीख को बताएंगे, अभी तो प्रशासन बताएगा कि उन्होंने क्या पूछताछ करी है। अच्छा, और इसके अलावा जो आगे की आपकी रणनीति है, जो आगे की प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये बता दिया कि 15 तारीख में पुतला दहन होगा, 18 तारीख में ट्रेन है वो रुकेगी 6 घंटे और 26 तारीख में मीटिंग होगी और पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में उनकी कलश यात्राएं निकलेगी। ये जो आप पुतला दहन किन का जिससे भी आदमी बुराई का पुतला दहन करता है, कोई रावण बुरा लगता है, किसी को देश के प्रधानमंत्री में रावण दिखता है, जिसको जो दिखता है उसका अपना पुतला दहन कर लो। तो स्पर्श हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बहुत बड़ा बयान राकेश टिकैत का। किसी को रावण में बुराई नजर आती है तो किसी को प्रधानमंत्री में रावण नजर आता है। संकेत सीधा है, किसान विरोधी हैं, झेलेंगे नहीं आपको, विरोध होगा, पुरजोर होगा। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले कई समय से अलग अलग रणनीति बनाकर और इसी प्रकार के प्रोग्राम बनाकर इस आंदोलन को तेज करने की जो कोशिशें हैं वो किसानों की तरफ से लगातार की जाती है, चाहे वो लोहड़ी का त्योहार हो, होली का त्योहार हो और अब दशहरे का त्योहार जिस तरीके से आ रहा है तो उसको लेकर भी किसानों की तरफ से तैयारियां जो है वहां पर जो है कर ली गई है। किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 15 अक्टूबर को जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है उनका जो पुतला है वो फूकने का कार्यक्रम जो है किसानों की तरफ से रखा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 18 तारीख को जो रेल रोको अभियान है वो किसानों की तरफ से चलाया जाएगा। सुबह 11 से 4 बजे तक जो है ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो उस लिहाज से 26 तारीख को जो महापंचायत लखनऊ में रखी गई है वो काफी महत्वपूर्ण रणनीति जो है अब इस किसान आंदोलन के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी एक तरफ जो विरोध प्रदर्शन है वो जो है साइड बाय साइड चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वोट की जो चोट है वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से दी जा सकती है उसको लेकर जो है अब किसानों की तरफ से जो रणनीति है वो बना ली गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर 11 तारीख तक उनकी तमाम मांगे नहीं मानी गई तो ये जो पूरी रणनीति है वो आगे आने वाले समय में ग्राउंड स्तर पर मौजूदा उतरती हुई नजर आएगी। लेकिन स्पर्श, जिस तरीके के हालात देखने को मिले बीते दिनों लखीमपुर खीरी मामले में, अभी तक जैसे हालात हैं उनसे सभी दो चार हैं। ये नहीं लगता कि महापंचायत आते आते कहानी कुछ और तब्दील हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर प्रशासन जिस तरीके से अभी कार्रवाई कर रहा है अजय मिश्रा पर तो उस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरीके से जो है आगे कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी उस पर जो है कहीं ना कहीं ये मूड माहौल जो है किसानों की तरफ से जो महापंचायत का खासतौर पर ऐलान किया जा रहा है उसको जो है देखते हुए। चलिए स्पर्श, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल जी, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने सीधा ऐलान किया लखनऊ में होगी महापंचायत, लेकिन क्या लगता है बीते दिनों की कार्रवाई और योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की आक्रामकता को देख करके कि ये महापंचायत लखनऊ में हो पाएगी क्या? देखिए, जहां तक सवाल उठता है कि किसान मोर्चा में निश्चित रूप से वो ताकत है, वो कहीं भी तरीके पहुंच सकते हैं। सरकार अगर जितना सरकार रोकेगी उतना ही इनका अभियान सफल होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं किसान मोर्चा क्योंकि चाहती है कि उनके पास किसान तक पहुंचे, वो किसान के हित में कितना काम करना चाहते हैं। और सरकार की बैरिकेडिंग करने की कोशिश करेगी, जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें सफल इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि किसान किसी एक क्षेत्र से नहीं आएंगे। लखनऊ में किसान है, मोहनलालगंज में किसान है, बाराबंकी, तो हर जगह किसान पहुंचेंगे, तो सरकार कहां तक हो पाएगी। तो इस ऐसी स्थिति में इनकी महापंचायत छोटे स्तर में हो या बड़े स्तर में ये अपना संदेश देने में सफल हो गए। तो किसान हमें याद कीजिए, अगर महज शिकायत से लेकर के आज तक की बात करें तो किसान जिसमें मोबाइल नहीं होते थे तभी 1 घंटे की काल के अंदर लाखों किसान एकत्र हो जाते थे। अब तो मोबाइल का जमाना है, वो तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख होगा देवभूमि का। खबरों में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार अपनी टीम के साथ उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शासन के अधिकारियों के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बैठक करी। नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में ज्यादा से ज्यादा मददगार बनाने के लिए संकल्पित है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग से जीएसटी कंपनसेशन को साल 2022 के बाद भी जारी रखने में सहयोग का अनुरोध किया है। देखिए, नीति आयोग की जो बैठक है, हमारे प्रदेश के जितने भी जो योजनाएं हमारी अभी लंबित पड़ी हैं, उन योजनाओं को शीघ्र केंद्र से हमने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको वहां से हमको स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसके कारण से यहाँ पर काफी पर्यटन, धर्माटन, तीर्थाटन में लोग आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन में माना जाए, जो कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर जो है तमाम प्रकार की जो भी चीजें होती सब गतिविधियां करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। इकोनॉमी का दोनों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। बीएडीपी जो हमारी चलती है, बीएडीपी योजना को हमने कहा है कि और अधिक धनावंतन किया जाए। साथ में जो बहुत सारे गाँव जो वनों में बैठे हुए हैं, टोंगिया ग्राम है, उन ग्रामों को भी जो है हमने कहा है कि उनको भी चूंकि सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर प्रदान होती है, तो उनको भी वहां के अधिकार दिए जाएं। इसके साथ साथ जो वन विभाग से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो वन विभाग के कठिन नियमावली के कारण से हमारे विकास में बाधक बनते हैं, उनको भी हमने सरलीकरण की बात करी है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां 3 दिनों तक उनका प्रांत पदाधिकारी और संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रहेगा। मोहन भागवत प्रांत पदाधिकारियों के साथ 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और जिसमें धर्म जागरण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो वहीं संघ की कार्य प्रगति और कार्य विस्तार पर भी प्रांत पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। मोहन भागवत 10 अक्टूबर को संघ परिवारों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा 2025 में संघ को 100 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा उसको लेकर भी संघ की कार्य योजना और रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा गैर राजनीतिक है, लेकिन विधानसभा चुनाव से आने पहले कुमाऊं में 3 दिन का उनका ये प्रवास बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किन किन मुद्दों पर प्रांत प्रचारकों से चर्चा कर रहे हैं, इस पर संघ के सह प्रांत प्रचार प्रमुख से बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास के पहले दिन आज बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय जी मौजूद है, संघ के प्रांत सह प्रचार प्रमुख हैं आप संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे मोहन भागवत जी का किस किस तरह का कार्यक्रम पूरा ये रहेगा? अभी कल रात 11 बजे पहुंचे और प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक एक बैठक थी, और उसके बाद अभी 3:30 से 5 बजे तक एक बैठक रहेगी। उत्तराखंड के संघ के काम के चिंतन के बारे में कि किस प्रकार का काम अपना चल रहा है और कैसे उसको और गति मिले, इसलिए ये उनका प्रवास है। कुल मिला के इसमें 7 विषय रखे जाएंगे मुख्य रूप से। वो 7 विषय कौन से हैं जिन पे आगे जाके संघ काम करेगा? पूरी कार्य समिति, पूरी कार्यकारिणी की रणनीति बनाई जा रही है। देखो, संघ तो एक कहावत है कि जहां कम वहां हम, जहां आवश्यकता लगती है वहां संघ का स्वयं काम करते हैं। लेकिन फिर भी विचार किया कि कुछ जो समाज जागरण के अच्छे विषय हैं, विषय तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन पर्यावरण और जल संरक्षण, सामाजिक सद्भाव,
धर्म जागरण, ग्राम विकास, गौ सेवा, इस प्रकार के विषय हैं। 2 दिनों के प्रवास पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। प्रहलाद पटेल का साफ तौर पर कहना, मौजूदा सरकार में असंभव से दिखने वाले काम भी संभव हुए हैं। आगामी कुछ महीनों में राज्य के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हम निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि सर्वदलीय बैठक में निर्वाचन आयोग सभी दलों से बात करके जल निगम और जल संस्थान कर्मियों की चुनावी ड्यूटी न लगाने की बात करे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेमिसाल 20 साल के इस वर्ष में जब मैं उत्तराखंड में आया तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि असंभव दिखने वाले काम संभव हो गए। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कमाल है। उत्तराखंड ने जो सफलता अर्जित की है जल जीवन मिशन में 15 अगस्त 2019 को जहाँ 8% घरों में पानी पहुंचता था, आज की तारीख में वो 47% तक पहुंच गया और 2022 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।